स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात किया हुआ है इस बंदे के बारे में जिनका नाम है क्या, मीटर। बात नहीं किया, बात करना चालू करना है, ठीक है। बट इसके पहले मैंने आपको एक चीज के बारे में बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको विटस्टोन नेटवर्क जो है वो हर बार ट्रायंगल ट्रायंगल के फॉर्मेट में दिखाई देगा। मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि कभी ना कभी आपको विटस्टोन नेटवर्क कुछ इस फॉर्मेट में भी दिखाई दे सकता है। यू कैन टेक दिस एज R1, यहां पे ये R2 हो जाएगा। लेट अस टेक दिस एज R3, लेट अस टेक दिस एज R4। यहां पे आप एक गैल्वेनोमीटर लगाएं, ठीक है, और ये आपकी बैटरी हो गई सर्किट में। दिस डायग्राम is actually representing a Wheatstone network या Wheatstone bridge। ये हमारा आज का पहला पेज, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में क्लास मैंने आपसे क्लियर किया था कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको Wheatstone नेटवर्क जो होगा वो आपको ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्मेट में दिखाई देगा, वो इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है। तो कभी अगर आप एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं या आप सीईटी देख रहे हैं, नीट देख रहे हैं, जेई देख रहे हैं, और कभी आपको इस तरह का सर्किट डायग्राम दिखाई दे और आप ऐसा मानने से यकीन ना करो कि नहीं ये विटस्टोन थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। आपने अपना दिमाग लगाना है, आपने सोचना है कि क्या जो रजिस्टर्स हैं, क्या जो रजिस्टर्स हैं वो विटस्टोन जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या। कि अगर मैं ये रजिस्टर का रेशियो ये रजिस्टर के साथ लूं और ये रजिस्टर का रेशियो ये रजिस्टर के साथ लूं तो क्या रेशियो सेम आ रहा है। जैसे हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा फॉर्मूला था R1/R2 विल बी R3/R4। क्या ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर पा रहे हैं? हाँ कर पा रहे हैं। तो फिर ये विटस्टोन नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर याद करेंगे विटस्टोन का, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ऐसा रजिस्टर होता है जो अननोन होता है। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इस रजिस्टर को अननोन मान लिया। R1 नाम का जो रजिस्टर है वो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। अब बाकी के जो 3 रजिस्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स। वेरिएबल रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है क्लास? रियोस्टैट होते हैं। रियोस्टैट बहुत ही भारी भरकम चीज होती है। मैंने आपको कभी ना कभी लेक्चर में रियोस्टैट का फोटो भी दिखाई दिया होगा। इतना बड़ा होता है रियोस्टैट, हैवी होता है, और उसके ऊपर इस तरह का एक स्लाइडर होता है। आप उस स्लाइडर को आगे करोगे या पीछे करोगे तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, ठीक है। तो जो विटस्टोन नेटवर्क का जो आपको पूरा का पूरा सर्किट दिखाई दे रहा है उसमें टोटल 3 रियोस्टैट का इस्तेमाल होता है। 1, 2, 3, ये 3 रियोस्टैट का इस्तेमाल आप करते हो, और एक उसमें से आपका अननोन रेजिस्टेंस होता है। पहले ही मैंने क्लियर किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि अननोन रेजिस्टेंस यहीं पे लगना चाहिए। आप इन चारों जगहों में से कहीं पे भी अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हो, पर बाकी की बची हुई 3 जगह पे आपको रियोस्टैट लगाना है। मैंने आपको रियोस्टैट का इस्तेमाल भी बताया था। जब आप रियोस्टैट का इस्तेमाल करते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि आपके इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। Let me take this as A, let me take this as B, let me take this as C, and let me take this point as D। मतलब आप रियोस्टैट की मदद से ऐसा कोशिश करते हो कि BD नाम का ब्रांच यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहती है। ये तो कहानी हो गई पूरी विटस्टोन की। पर आप सवाल भी ये पूछ सकते हो कि सर विटस्टोन ब्रिज का टॉपिक आप मीटर ब्रिज में बार बार हमें क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि जो विटस्टोन नेटवर्क का सर्किट है और जो मीटर ब्रिज का सर्किट है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस्ड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस्ड। समझाता हूं कैसे, सब लोगों का ध्यान यहां पे होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी पेइंग अटेंशन हियर। अगर आपको मीटर ब्रिज नहीं समझ में आया बेटा तो आगे का पूरा चैप्टर भूल जाना फिर, ठीक है ना। इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। सबसे पहला काम, ये जो सर्किट है हम इस सर्किट को थोड़ा सिंपलिस्टिक बनाना चाहते हैं। सिंपलिस्टिक मतलब क्या? 1, 2, 3 इतने भारी भारी रियोस्टैट हम लोग को यूज नहीं करना। हम लोग को सर्किट थोड़ा हल्का बनाना है, हम लोग को सर्किट थोड़ा अच्छा बनाना है। तो इसलिए हम बना रहे हैं एक मीटर ब्रिज। करना क्या है बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह का
एक मेटल का फ्रेम लेना है। ये आपका एक मेटल का फ्रेम है, यहां पे भी आपका मेटल का फ्रेम है, और यहां पे भी आपका एक मेटल का फ्रेम है। ठीक है, इन दोनों मेटल के फ्रेम के बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप के बीच में आप लगा सकते हो अपना एक रजिस्टर। उस रजिस्टर को मैंने एक्स नाम दिया है। इन दोनों पॉइंट के बीच में आप लगा सकते हो एक ऐसा रजिस्टर जो आपको पता है, यानी कि ये रियोस्टैट हो गया। ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता है पर ये वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब क्या, रियोस्टैट है, इसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। ठीक है, ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ा जाता है लेफ्ट गैप, और इसको पढ़ा जाता है राइट गैप। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा मैं इसको और मेटल फ्रेम को थोड़ा हम लोग लंबा कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपने एक वायर लगानी है। क्या लगाया आपने, एक वायर लगाया। ये जो वायर आपने लगाया है, इसकी टोटल लंबाई 1 मीटर की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आपने एक वायर लगाई है। इस वायर की टोटल लंबाई 1 मीटर की होनी चाहिए। सब लिख के दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वायर निकालनी है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाना है, और उसके साथ कनेक्ट करना है एक जॉकी। ये जो एरो मार्क दिख रहा है, ये जॉकी है। क्या होता है सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, सब समझाऊंगा। ये होता है एक जॉकी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसके नीचे एक स्केल लगाना है। इस तरह से एक स्केल आपने लगाया। उसके बाद आपने इस वाले पॉइंट को एक बैटरी के साथ लाइन, यहां पे वापस आपने एक रियोस्टैट लगाना है, और ये आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। सर्किट देख के डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर पहले वाला बेहतर था, ऐसा नहीं है, ये बेहतर है। सर्किट देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, सिंपल सर्किट है, कोई टेंशन नहीं लेना सर्किट को लेके। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ए, इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे बी। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने समझनी है, वो ये समझना है कि मीटर ब्रिज एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क काम करता है। मतलब मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क एक ही काम करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का काम करता है। ये बात आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट करके रखनी। ठीक है, दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। क्योंकि इस डायग्राम के अंदर आप 1 मीटर लंबी वायर का इस्तेमाल कर रहे हो। 1 मीटर लंबी वायर का इस्तेमाल करने की वजह से इस चीज का नाम मीटर ब्रिज पड़ा। ए एंड बी, ये जो दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे। ए और बी पॉइंट के बीच में हमारे पास है 1 मीटर की वायर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 100 सेंटीमीटर की वायर। पहली चीज जो आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स लेफ्ट गैप में जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है, वो है आपका अननोन रेजिस्टेंस। जो आपको आर दिखाई दे रहा है, ये जो आर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है राइट गैप में,
उसको बोला जाता है क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रियोस्टैट, यानी कि वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू। LG का फुल फॉर्म है लेफ्ट गैप, RG का फुल फॉर्म है राइट गैप। ठीक है, LG दिख रहा है क्लास आपको यहां पे, इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट गैप, इसका फुल फॉर्म है राइट गैप। ठीक है, G तो आप जानते हैं, G को आप गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो J है, J जो यहां पे आप J देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं जॉकी। दिस इज जस्ट अ मेटल का क्लिप, एक मेटल का छोटा सा पॉइंटेड क्लिप होता है, उसको आप बोलते हैं जॉकी। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम लोगों को हर एक चीज पता है कि कौन सी चीज कहां कैसे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पास एक लेफ्ट गैप है, उसमें आप एक अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। आपके पास राइट गैप है, उसमें आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि आप एक रियोस्टैट लगा सकते हैं। आपके पास AB नाम की एक चीज है जिसमें आप 1 मीटर की वायर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज कीजिए कि इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूं, आपने C पॉइंट से एक वायर निकाली, उस वायर में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने एक जॉकी लगाया। ठीक है, अब आगे क्या करना है पहले समझते हैं, पर फिलहाल क्या सब लोगों के दिमाग में ये डायग्राम क्लियर है? इस डायग्राम को लेके ओके है क्या? पहले मुझे वो बता दो। सब चीज समझाने वाला हूं, एवरीथिंग मैं समझाने वाला, सिर्फ डायग्राम समझा क्या, कौन कहां पे है कैसे है, बस इतना। कौन क्या करता है मैंने बताया नहीं अभी तक से, मैंने बताया ही नहीं कौन क्या करता है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि कौन कौन है बस। मैं रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक का डायग्राम साइड में रख रहा हूं, टेक्स्ट बुक में आप सिमिलर डायग्राम यहां पे देख सकते हैं। डोंट टेक टेंशन, ऐसा मत सोचिए कि सर टेक्स्ट बुक में तो जॉकी को वायर से टच किया है, आपने तो टच नहीं किया। मैंने टच क्यों नहीं किया मैं आपको समझाता हूं, डोंट टेक टेंशन। फिलहाल ये मेरा डायग्राम है, वो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी हमने अलग अलग नहीं किया, बस एक चेंजमेंट है क्लास, मेरे जॉकी को मैंने यहां पे वायर के साथ टच नहीं किया और वहां पे जॉकी वायर के साथ टच है, बस इतना फर्क है। आगे बढ़ते हैं, ये रेफरेंस डायग्राम हम लोग अभी फिलहाल पढ़ने के लिए यूज करेंगे। करना क्या है बिल्कुल ध्यान से समझिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि टर्न ऑन द की, वो की आपको दिखाई दे रही के वाली, वो आपको टर्न ऑन करना है। मैंने यहां पे की बनाया नहीं, पर चलिए ये मैं यहां पे की बना लेता हूं। ठीक है, मेरे पास भी की है, ये की हम लोगों ने क्या किया, टर्न ऑन कर दिया। ठीक है, दिस विल स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, जैसे ही आप की को ऑन करेंगे वैसे ही पूरे सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विजय मैंने बताया जो विटस्टोन है काफी भारी भरकम किस्म की चीज है, उसमें अराउंड 3 रियोस्टैट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग विटस्टोन के बदले हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज बहुत सिंपल है। 1 मीटर की वायर का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, बहुत ही हल्का और सिंपल किस्म का सर्किट है। वही विटस्टोन नेटवर्क बहुत ही बल्की किस्म का है। बल्की का मतलब समझते हैं, बल्की का मतलब होता है बहुत ही हैवी किस्म का होता है, इसलिए हम लोगों ने विटस्टोन की जगह पे एक आसान तरीका सोचा जो कि मीटर ब्रिज। इज दैट क्लियर विजय, आपका डाउट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोगों को एक बात समझनी है, ये जो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया, यानी कि इस की को आपने ऑन पोजीशन पे लेके आया, इस बैटरी से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब करंट इस तरह से यहां से फ्लो होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है सब लोगों ने, बराबर है। करंट विल स्टार्ट टू फ्लो लाइक दिस। करंट जो है वो यहां से 2 भाग में डिवाइड होगा इस तरह से, क्योंकि ये एक मेटल की प्लेट है और यहां पे एक वायर है, वो कॉपर से बनी हुई वायर हो सकती है, तो करंट यहां से 2 भाग में डिवाइड होगा।
करंट यहां से इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, फिर वापस करंट यहां पे दो भाग में डिवाइड होगा। कुछ करंट ऊपर जाएगा, रियोस्टैट से फ्लो होके यहां पे आएगा, फिर ये करंट यहां से नीचे उतरेगा और यहां से आने वाले करंट के साथ एडअप होगा, फिर दोनों मिलके आगे जाएंगे, रियोस्टैट में आएंगे वापस और वापस बैटरी में आएंगे। एकदम सिंपल। जो मैं पहले व्हीटस्टोन में करके आपको दिखाता था वही सेम मैं यहां पे भी कर रहा हूं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग करंट को फ्लो कैसे करवा रहे हैं। जहां पे करंट डिवाइड होगा वहां पे डिवाइड होगा। जैसे कि करंट कहां कहां डिवाइड होगा, इस पर्टिकुलर वायर में, यानी कि यहां पे करंट डिवाइड होने वाला है और करंट यहां पे डिवाइड होने वाला है। फिर करंट यहां पे डिवाइड होगा, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा और फिर करंट यहां पे जाएगा और यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट मिलेगा और दोनों का दोनों करंट यहां पे जाएगा और यहां से आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट वापस मिलेगा और दोनों के दोनों वापस बैटरी में पहुंच जाएंगे। मैं करंट के डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, यहां पे हम करंट में इंटरेस्टेड नहीं है। हम यहां पे करंट के साथ इतना हमारा बातचीत नहीं करने वाले। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं नॉलेज के लिए कि करंट कैसे दिखेगा। और मुझे एक और चीज पता है जो मुझे यहां पे लिख के आपको बतानी है। करंट will flow through the wire and लिखने से कॉमा x कॉमा r and g, है ना। करंट इन सब से फ्लो करेगा। करंट वायर से जाएगा, करंट x नाम के रजिस्टर से जाएगा, करंट r नाम के रेजिस्टेंस बॉक्स में से जाएगा, करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा। करंट सब में से फ्लो हो रहा है, ये हमको पता है। जैसे आप बैटरी ऑन करोगे ऐसा होने वाला है। तीसरा स्टेप जो आपने याद करना है, जो आपने समझना है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट होता है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कॉलेज में करते। ये रियलिटी में मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है जो कॉलेज में करवाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक द जॉकी। जॉकी क्या होता है? एक मेटल का क्लिप होता है। ऐसा एक मेटल का एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाई देगा, वो जॉकी होता है, ठीक है। टेक जॉकी, दैट इज अ मेटल का क्लिप, एंड start touching, the word is touching, and start touching the jockey on the wire at different points। क्या बोला मैंने? वापस एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना, वापस बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप नोटिस करोगे तो इनिशियली मेरा जॉकी ऐसे हवा में है, ठीक है ना। तो मेरा जॉकी हवा में है तो एक्चुअली अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो क्यों नहीं, मेरा जॉकी तो हवा में है, बराबर है। पर आपने क्या करना है, आपने इस जॉकी को उठाना है अपने हाथ में और आपने इस जॉकी को अब वायर के वेरियस पॉइंट्स पे टच करना है। आपने जॉकी को ऐसे उठाना है। मैंने ये जॉकी को टच इसलिए नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दैट आई हैव होल्डेड द जॉकी इन माई हैंड। ये मेरी जॉकी मैंने इस तरह से हैंड में रखी है। अब मैं इस जॉकी को इस वायर के वेरियस पॉइंट्स पे टच करूंगा। सो सपोज कीजिए दिस इज द जॉकी एंड आई एम टचिंग इट ऑन द वेरियस पॉइंट्स ऑन द वायर। आई एम टचिंग द जॉकी ऑन द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द वायर। तो इस स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए एंड टचिंग वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जॉकी को ऊपर रखा था। याद रखिए, यू डोंट हैव टू स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर। आपने इस जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड नहीं करना है। अगर आप वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये वायर जो है कॉपर की बनी हो सकती है और जॉकी भी किसी मेटल के पिन की तरह हो सकता है। इफ यू रब इट और स्लाइड इट ऑन द वायर, इट माइट प्रोड्यूस हीट और फ्रिक्शन or it might increase the resistance of the circuit. That's why you don't have to slide or rub or drag, you have to touch. इसलिए जब मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने जॉकी को हवा में क्यों दिखाया, बिकॉज ऐसे हवा में रखोगे, यहां पे टच करोगे, फिर वहां पे टच करोगे, वेरियस जगह पे जॉकी को टच करना है आप लोगों ने। इज द थर्ड पॉइंट क्लियर?
Did you understand why did I keep the jockey in air? Because you are actually touching the jockey at various points. Everybody is understanding this particular point? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड क्या करना है? आपको ये जॉकी दिखाई दे रही है, यू आर सीइंग दिस जॉकी, ये एक मेटल का पिन है, इसको उठाना है, यहां पे टच करना है, ठीक है, फिर उठाना है, यहां पे टच करना है, फिर उठाना है यहां पे, मतलब वायर के अलग अलग जगह पे आपको जॉकी को टच करते रहना, ऐसे ऐसे टच करना, अलग अलग जगह पे वायर पे जॉकी को टच करना, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वी हैव टू search a point on the wire where galvanometer will show null deflection। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है बात को। क्या लिखा है मैंने मेरे फोर्थ पॉइंट के अंदर? मैंने मेरे फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा है कि आप जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो, यानी कि आप जॉकी को वायर पे वेरियस जगह पे टच कर रहे हो, तो आप एक्चुअली टच करके पता क्या करना चाहते हो? आप जॉकी को वायर पे वेरियस जगह पे टच करके ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना चाहते हो। वी हैव टू सर्च अ पॉइंट, we have to search a point on the wire where galvanometer will show null deflection। what does null deflection means? आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर ये कांटा दिखाई दे रहा होगा, ये कांटा जैसे समझ लीजिए, एग्जांपल के तौर पे जरा समझ लीजिए, अभी अभी हमने क्या बात की थी? अभी अभी हमने बात की थी कि करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, करंट यहां से जा रहा है, इस रजिस्टर में से जाएगा, करंट यहां जाएगा और करंट यहां पे भी जाएगा, बराबर है, करंट यहां पे जाएगा। अगर आपने इस वायर को यहां पे टच किया, समझो आपने जॉकी को यहां पे टच किया, तो करंट इस वायर में से फ्लो करेगा और ये गैल्वेनोमीटर का कांटा आपको डिफ्लेक्शन देगा। अगर गैल्वेनोमीटर का कांटा आपको डिफ्लेक्शन देता है, इसका मतलब क्या है कि इस ब्रांच में से, कौन सी ब्रांच में से? सीडी नाम के ब्रांच में से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है, ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है। हमें इस वायर पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे अगर मैंने जॉकी को टच किया तो इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देना चाहिए। आई विल रिपीट, वी हैव टू सर्च अ पॉइंट ऑन द वायर where galvanometer will show null deflection। null deflection का मतलब है IG बराबर 0, ऐसा होना चाहिए। आप मुझसे यह भी सवाल पूछ सकते हो, सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा कि वायर पे अगर हम, जैसे समझो इसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं, इसी डायग्राम को कंसीडर करते हैं, इस डायग्राम में हम लोगों ने यहां पे टच किया, डी पॉइंट पे टच किया, वी हैव टच द जॉकी एट द पॉइंट डी, और डी पॉइंट पे टच करने के बाद हमको ऐसा पता चला कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि डी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले भी बात की हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल और इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VC बराबर VD है। दैट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। अगर पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल पूरा 1.5 घंटा सॉल्व किया बैठ के, तो क्यों सॉल्व किया पिछले लेक्चर में 1.5 घंटा न्यूमेरिकल? क्योंकि हमें यह पता करना था कि दो पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो होता है।
दो पॉइंट के बीच में करंट तब फ्लो होता है जब दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम ना हो, यानी कि एक पॉइंट हायर हो दूसरा पॉइंट लोअर हो तो करंट फ्लो होगा। पर अगर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो कैन आई से द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट डी is actually same, that's why no current is flowing through this galvanometer। वापस रिपीट करता हूं, थर्ड पॉइंट, टेक द जॉकी एंड स्टार्ट टचिंग द जॉकी ऑन द वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स। इस जॉकी को उठाओ, वायर पे हर एक जगह पे उठा उठा के टच करो, उठा उठा के जॉकी को टच करो, ठीक है। आपने जॉकी को हर जगह पे टच करना है, ठीक है। और आपने पूरी वायर में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जिस पॉइंट पे आपको Ig इज इक्वल टू 0 मिलेगा। Ig इज इक्वल टू 0 मिलने का मतलब हम लोग का गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन न लाना चाहिए, ठीक है। क्या सैम पैट्रिक क्या बोल रहे हैं आप? क्या लगाया, क्यों लगाया सर? आफ्टर getting the null deflection, do we have to note the point? Wait a minute, Samuel D'Souza, wait a minute, don't just rush यार। हमको भागना नहीं है, पहले समझना है हम लोगों को चीजें। मैं पॉइंट वाइज सब कुछ लिख रहा हूं, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट थिंग। पहले हम लोग को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन चीज हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके, सैम पैट्रिक से गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने इसलिए लगाया ताकि हमें यह पता चले कि वायर पे हमें नल डिफ्लेक्शन कहां मिलता है। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं लगाओगे तो कैसे पता करोगे कि ये पॉइंट पे टच करने से करंट 0 मिलता है? कैसे पता करोगे सैम पैट्रिक? Why are you making the current through galvanometer 0? Do you know the reason, Sam Patrick? Do you know the reason why you are making the current through the galvanometer 0? Is this your first lecture? This is the diagram of meter bridge. Tell me what happens if the galvanometer ka current is 0? डू यू नो विटस्टोन ब्रिज में भी आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाने वाला करंट को 0 करते थे? याद है क्या आपको? याद है सब लोगों को? याद आया कुछ? बराबर है? हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। थोड़ा थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पेशेंस। लेक्चर में आधे घंटे के बाद चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। जस्ट पेशेंस। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन वाइज लिख रहा हूं। अगर आप बोलो तो मैं ये नहीं लिखता हूं। इफ यू वांट आई विल नॉट राइट दिस, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन फ्रॉम द डायग्राम। आई हैव अ पेन दैट इज अ वेरी गुड पेन, आई कैन यूज दिस पेन डायरेक्टली से ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, राइट। पर लिख के दिखाऊंगा तो कभी ना कभी तुम लोग को नोट्स ओपन करोगे तो तुम्हें याद रहेगा ना कि सर क्या बोलना चाहते थे। बरोबर है कि नहीं है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डाउन सो दैट यू पीपल कैन यूज इट लेटर, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से बात को समझिए, डोंट टेक टेंशन। क्या समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह से बात करना है। तुम लोगों ने की को चालू किया, तुम लोगों ने बैटरी को चालू किया, तुम लोगों को पता चला कि सब लोगों से करंट फ्लो हो रहा है। फिर तुमने क्या किया? जॉकी को उठाया, वायर पे अलग अलग पॉइंट्स पे टच किया और तुमने एक ऐसा पॉइंट उठा के लाया पूरी वायर में जहां पे तुम्हें गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं मिल रहा। तो मेरे डायग्राम में भी मुझे उस पॉइंट को नाम देना है। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज डी। लेट अस राइट डाउन D is the point on the wire where we are getting null deflection in galvanometer। पूरी वायर पे D एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है वायर के अंदर। आगे बढ़ रहे हैं। दिस विल बी माय फोर्थ पेज एंड दिस विल बी माय सिक्स्थ पॉइंट। पे अटेंशन, अच्छी तरह से आपने अटेंशन पे करना है, ठीक है। डी का नाम है नल पॉइंट
इसका मतलब मैंने हर चीज को एक नाम दिया हुआ है, और ये ऑफिशियल नेम्स है, हमारे खुद के दिए हुए नेम्स नहीं है। मतलब एक्चुअल में अगर आप किसी को समझा रहे हो तो आप किसी को क्या बोलोगे, पूरी वायर के ऊपर नल पॉइंट को ढूंढो। पूरी वायर के ऊपर किसको ढूंढो, नल पॉइंट को ढूंढो। अगर कोई बोलेगा अरे वायर पे नल पॉइंट का मतलब क्या है, तो तुम उसको समझा सकते हो कि वायर पे नल पॉइंट का मतलब है कि वायर पे एक ऐसा पॉइंट पक्का मिलेगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बंदा यानी कि गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उस पॉइंट को वायर पे नल पॉइंट बोला जाता है। once you get a null point, your diagram looks like this। ठीक है, आपका डायग्राम इस तरह से दिख रहा है। मैंने बैटरी कुछ नहीं बनाया, आई हैवंट मेड बैटरी की नीचे वाला रियोस्टैट कुछ नहीं बनाया, सिर्फ मेन डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, ये बैटरी पे हम लोग को जो बैटरी हमने चालू की, तो बैटरी चालू करने पे हम लोगों को ये वायर से करंट मिल रहा था, एक्स से करंट मिल रहा था, जी से करंट मिल रहा था, आर से करंट मिल रहा था। बट हमने जब यहां पे टच किया तो डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब आपने क्या करना है, आपको यहां पे स्केल दिखाई दे रहा होगा, यू आर एबल टू सी दिस स्केल आउट हियर। इस स्केल की मदद से आपने मेजर करना है ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का डिस्टेंस, और आपने मेजर करना है डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस। आई विल रिपीट, नीचे जो स्केल आपने देख रहे हैं, आप जो नीचे स्केल देख रहे हैं, उस स्केल की मदद से ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और उस डिस्टेंस को आपने नाम देना है एलएक्स। वो आपने खुद ही मेजर करना है, और फिर आपने डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करना है, और आपने उसको नाम देना है एलआर। ये आपका दूसरा काम है। मतलब 7th पॉइंट क्या है, मेजर द डिस्टेंस एडी एंड डीबी विथ द हेल्प ऑफ स्केल। तो जो ए डी का डिस्टेंस है आप उसको एल एक्स का नाम दे रहे हैं, और जो बी डी का डिस्टेंस है या डीबी का डिस्टेंस है आप उसको एल आर नाम दे रहे हैं। ये है आपका 7वां पॉइंट। ठीक है, ये है आपका क्या, 7वां पॉइंट। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये डायग्राम कुछ ना कुछ व्हिटस्टोन के डायग्राम जैसा दिख रहा होगा। बिल्कुल अच्छे से मेरी बात समझना, ये डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली आपको सेम दिख रहा होगा। ऊपर आपके पास R1 है, यहां पे आपके पास X है, यहां पे आपके पास R2 है, यहां पे आपके पास R है। ठीक है, जहां पे R3 और R4 आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको LX और LR दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें यह डायग्राम दिखाया, और मैंने तुम्हें कल के लेक्चर में बोला कि व्हिटस्टोन नेटवर्क ऐसा भी दिख सकता है, क्योंकि मैं व्हिटस्टोन को इसके साथ कंपेयर करके दिखाना चाहता था। इफ यू कैन सी 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड बीच में गैल्वेनोमीटर, मींस बोथ दीज डायग्राम्स आर एग्जैक्टली सेम। इस डायग्राम में अगर इस ब्रांच से करंट अगर 0 हो जाता था तो तुम ऐसा लिखते थे, कैसा लिखते थे, R1 बाय R2 R3 बाय R4, ऐसा लिखते थे। क्या अभी भी इस ब्रांच में से करंट 0 हो गया है? अगर इस ब्रांच में से करंट 0 हो गया है तो हम यहां पे भी सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे सेम फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे X बाय R इज इक्वल टू, ध्यान दिया आप लोगों ने, वहां पे क्या लिखा था, R1 बाय R2, तो यहां पे लिखा मैंने X बाय R इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या था, R3 बाय R4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं LX बाय LR। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। तुम्हें LX पता है, तुम्हें LX कैसे पता है, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने LX को मेजर किया था स्केल की मदद से।
तुम्हें एलआर पता है क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने एलआर मेजर किया था स्केल की मदद से। तुम्हें आर पता है क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसने ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे लगाया था। अगर तुम्हें इन चारों में से 3 लोग पता है तो क्या तुम एक्स फाइंड कर सकते हो? एक्स तो अननोन था, कर सकते हो। पर ये कंडीशन तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हें नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट मिलने के बाद तुम लोग डिस्टेंस मेजर करोगे और फिर वो डिस्टेंस का इस्तेमाल ये वाले फॉर्मूले में करोगे। थोड़ा बहुत फीलिंग आया? समझा क्यों तुम्हें बार बार बोल रहा था कि व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम और मीटर ब्रिज का डायग्राम एक दूसरे के साथ इंस्पायर्ड है? एक दूसरे के साथ क्या है? इंस्पायर्ड है। मोहित वो लेंथ है, मैं आ रहा हूं। मोहित वो लेंथ है, मैं आ रहा हूं। डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन। वो लेंथ है, मैं आ रहा हूं। बस इतना समझो कि क्या तुमको इस बात का पता चल रहा है कि मैंने ये फॉर्मूले से इंस्पायर होके मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। बस इतना हाया ना मुझे चाहिए, बस मुझे इतना हाया नहीं चाहिए। मुझे इस बारे में भी तुम्हें बताना था कि ये डायग्राम और ये डायग्राम लगभग सेम दिख रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4। इट्स लाइक R1 by R2 R3 by R4 R1 by R2 R3 by R4। बस ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है क्या? उसका खाली मुझे हाया ना चाहिए। come on, everybody should be replying, everybody should be replying। रिपीट टेलीकास्ट, फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स का रिपीट टेलीकास्ट। डायग्राम कहां गया हमारा? ये रहा हमारा डायग्राम। 150 पे जरा उसको जूम इन कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया। पहला चीज, उस बैटरी को टर्न ऑन करो। बैटरी को टर्न ऑन करने के लिए की को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही की को ऑन किया, बैटरी टर्न ऑन हुई, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। एक बार पूरे सर्किट में करंट का फ्लो चालू हो गया, जॉकी को उठाओ, वायर पे वेरियस जगह पे टच करो। सवाल, तुम जॉकी को उठा के वायर पे वेरियस जगह पे टच किस खुशी में कर रहे हो? हम लोग पूरी वायर पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जिस पॉइंट पे अगर मैंने जॉकी को टच किया तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सामने वाला आपसे पूछ भी सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वायर पे किसी पॉइंट पे टच किया और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ? ऐसा जादू क्यों? ऐसा जादू इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वो पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि वीसी का पोटेंशियल और आपका वीडी का पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? ये पोटेंशियल वीसी और ये पोटेंशियल वीडी, दोनों अगर कभी बराबर हो गया तो ये कार्यक्रम हो सकता है, यानी कि IG इज इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है। D इज द पॉइंट ऑन द वायर वेयर यू गेट नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। आपने वो पॉइंट ढूंढ के निकाल लिया। अगली चीज, D को आज के बाद तुम लोग क्या बोलोगे? D को आज के बाद तुम लोग बोलोगे नल पॉइंट। मतलब पूरा कार्यक्रम वायर पे नल पॉइंट ढूंढने का है। पूरा कार्यक्रम वायर पे नल पॉइंट ढूंढने का है। ठीक है। अगली चीज, जैसे ही नल पॉइंट मिल जाएगा, आपको नीचे स्केल दिख रहा होगा जो मैंने यहां नहीं बनाया है। यहां पे साइड में वो स्केल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे पूरा पॉइंट, इसके नीचे स्केल है। उस स्केल की मदद से ए से लेके डी तक का और डी से लेके बी तक का आपने डिस्टेंस मेजर करके रख लेना है। उसको LX मानना है, दूसरे डिस्टेंस को LR मानना है। ठीक है। और फिर अपने व्हीटस्टोन का फॉर्मूला लगाना है। दिस बाय दिस फॉर्मूला मिल गया। 3 क्वांटिटी पता है, एक क्वांटिटी नहीं पता है, वो आपको पता चल जाएगी। अब क्या? अब क्या? अब है डाउट्स। जो भी मैं डाउट यहां पे शेयर करने वाला हूं वो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। ठीक है। अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। प्लीज कीप द फॉलोइंग डाउट्स विच एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कीप दिस इन योर माइंड वेरी वेरी केयरफुली। सबसे पहला डाउट जो मैंने पहले बता दिया है, वाई टच द जॉकी? वाई नॉट स्लाइड और रब? पहला डाउट। ठीक है। टच करने के लिए क्यों बोला है? ऐसा उठा उठा के टच करना है, ऐसा रगड़ना नहीं है उसको वायर के ऊपर। आंसर, इफ यू स्लाइड और रब then
ड्यू टू फ्रिक्शन it will produce what class? It will produce heat. और बचपन में आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो हीट से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आप ऐसा नहीं करना चाहते। संस्कार की से वापस बैटरी में जाएगा बेटा। करंट ऐसा घूमेगा, करंट ऐसा पूरा घूमेगा ऐसा, और की के मदद से वापस बैटरी में आता है। ठीक है, तो पहला डाउट सब लोग के दिमाग में क्लियर है कि भाई आप नहीं चाहते कि सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस आए, इससे सर्किट का परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, इसलिए उसको स्लाइड नहीं करना है, रब नहीं करना है, टच करना है। दूसरा डाउट, सर वाओ सर, we can see a R यानी कि कौन है? R का नाम क्या था? रेजिस्टेंस बॉक्स। we can see a स्वप्निल, आप पढ़ रहे हो क्या मैं क्या लिख रहा हूं? यस स्वप्निल, आर यू एबल टू रीड? क्या लिखा है मैंने यहां पे? क्या लिखा है? पढ़ो जरा। क्या करोगे? रब करोगे तो क्या होगा? स्लाइड किया, रब किया तो क्या होगा स्वप्निल? यू आर एबल टू सी दिस? बोलो स्वप्निल, क्या होगा अगर आपने स्लाइड किया और रब किया तो? यस स्वप्निल, स्लाइड करने से, रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या पैदा होता है? हीट, और हीट से पैदा होता है रेजिस्टेंस। और हम नहीं चाहते कि सर्किट में कोई और रेजिस्टेंस आए, इसलिए हम रब या स्लाइड नहीं करेंगे, हम लोग टच करेंगे। स्वप्निल क्लियर? ओके, हाँ जी आगे बढ़ रहा हूं। सर, द डाउट इज सर, we can see a resistance box R in the circuit, and again sir, you did not touch the resistance box at all. ये जो 7 के 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इस 7 के 7 पॉइंट में मैंने किधर भी रेजिस्टेंस बॉक्स की बात की नहीं की? पढ़ लो, देख लो। बच्चे का डाउट क्या है? बच्चा डाउट पूछता है कि सर, हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्किट में देख सकते हैं, तुमने जो 7 पॉइंट बताए, उन 7 पॉइंट में तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स को तो हाथ लगाया नहीं। बच्चे का डाउट है सर, आर को चेंज स्लैश वेरी करना है, डू वी हैव टू वेरी द वैल्यू ऑफ आर? क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। आधे से ज्यादा लोग को फिक्र किस बात की थी पता है क्या? आधे से ज्यादा लोग को फिक्र इस रजिस्टर की थी। आधे से ज्यादा लोग डाउट पूछ रहे थे ये आरएच क्यों लगाया। उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। पहले तो मुझे इसका डाउट चाहिए। क्या तुमने नोटिस किया कि मैंने आर के बारे में 7 के 7 पॉइंट में बात नहीं की? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बराबर डाउट है? इज द डाउट वैलिड फॉर ऑल ऑफ यू? इज द डाउट वैलिड फॉर ऑल ऑफ यू? कम ऑन एवरीबॉडी, इज द डाउट वैलिड? क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि हमें इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना? हमें इस रेजिस्टेंस बॉक्स के वैल्यू को कभी चेंज करना है कि नहीं करना? अरे आपको बात समझ में?
ये चीज हमें डाउट के फॉर्म पे समझनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझेंगे, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस फैक्ट, ठीक है। ये होगा हमारा 5th पेज, ठीक है। अच्छी तरह से आपको मेरी बात समझनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स को हाथ लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। कब चेंज करते हैं उसके बारे में जरा नॉलेज, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। द नल पॉइंट विच वी ऑब्टेन, जो नल पॉइंट आप लोगों को मिलता है, नल पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो डी पॉइंट, ये जो नल पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो डी पॉइंट आप लोगों को मिलता है, ये जो नल पॉइंट यानी कि ये जो डी पॉइंट आपको मिलता है वायर के ऊपर मिलता है। साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया, साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि जो नल पॉइंट है, डी पॉइंट है, द नल पॉइंट विच वी ऑब्टेन शुड बी बिटवीन 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर। क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने? साइंटिस्ट लोगों ने यह बोला कि हमने जब अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो हम लोगों ने यह सोचा और हम लोग ने यह पता लगाया कि आपका जो नल पॉइंट है वो वायर में 34 सेंटीमीटर से लेके 66 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए, सो दैट the error in value of x is minimum। आप जानते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एरर नाम का चैप्टर पढ़ा है, आपने बचपन में 11th स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने एरर पढ़ा है, जिसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम का एक एरर पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है, या फिर आप लोगों ने रैंडम एरर नाम का एक एरर पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट लास्ट पेज, इन दैट यू हैव स्टडीड एरर्स। एरर में बताया जाता है, एरर में बताया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट की गलती हो सकती है, आपके रैंडम एरर की गलती हो सकती है, एनवायरमेंट की गलती हो सकती है, बहुत लोगों की गलती हो सकती है। साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि अगर नल पॉइंट इस रेंज में आता है, 34 से 66 सेंटीमीटर की रेंज में आता है, तो जो x की वैल्यू में एरर आता है वो सबसे मिनिमम आता है। ये साइंटिस्ट लोग ने पता लगाया। तो दुनिया को ये बताया गया, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में करेंगे तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे? आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका नल पॉइंट 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। तो हो सकता है कि आपकी जो वायर है, हो सकता है आपकी जो वायर है उसका 34 सेंटीमीटर यहां आता है, और हो सकता है आपकी वायर का 66 सेंटीमीटर यहां आता है। तो इसके बीच में ही आपको नल पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे अभी डी पॉइंट जो मिला है वो 34 और 66 के बीच में मिला है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। आपका एरर जो है वो कम आएगा। पर अगर इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग null point before 34 centimeter or after 66 centimeter, then what? सपोज करो आप अपने 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में ऐसा कर रहे हो, ये 34 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 66 सेंटीमीटर का मार्क है, ठीक है, और आपने लिया आपका जॉकी, आपने अपना जॉकी उठाया और आपने यहां टच किया और आपको नल पॉइंट मिला। समझो आपको नल पॉइंट मिला 80 सेंटीमीटर पे। तो आपको अगर नल पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे मिल रहा है तो आपको तो टेंशन आएगा ना। आपको क्या टेंशन आएगा? आपको टेंशन आएगा कि मेरी जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें तो एरर बहुत ज्यादा आएगा। कहीं मेरा टीचर ये ना बोल दे नहीं एक्स का वैल्यू इतना है नहीं, एक्स का वैल्यू आपने गलत निकाला, आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया, तो आपको गलत मार्क्स दे दिए, तो कम मार्क्स दे दिए, तो हमको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट
अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और अगर मेरे को ऐसा आ रहा है कि मेरा नल पॉइंट या तो 34 सेंटीमीटर के पहले आ रहा है या तो 66 सेंटीमीटर के पहले आ रहा है, देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू, तब आप क्या करोगे? यहां पे रोल आता है इस रेजिस्टेंस बॉक्स का। आपने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक आप इस पर्टिकुलर दुविधा में फंसते नहीं हो। अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे, प्रॉब्लम क्या है? आपका नल पॉइंट 34 के पहले आ रहा है या आपका नल पॉइंट 66 के बाद आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले, इस प्रॉब्लम में फंसे, इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग अ नल पॉइंट बिफोर 34 और आफ्टर 36, देन यू विल यूज द रेजिस्टेंस बॉक्स। हाउ विल यू यूज, वो मैं बताऊंगा, पर पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स को हाथ कब लगाना है? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी, give me a yes or no. Are you understanding when you will touch the resistance box? आप resistance box का इस्तेमाल कब करोगे? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Is this doubt valid? ये जो डाउट मैं गला फाड़ फाड़ के पूछ रहा हूं, क्या ये डाउट वैलिड है? ये वैलिड है, ये डाउट वैलिड है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि वहां पे यार लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, तुमने 8 पॉइंट बताए, पर आपने 8 पॉइंट पे रेजिस्टेंस बॉक्स को तो हाथ ही नहीं लगाया। तो क्या मुझे कभी रेजिस्टेंस बॉक्स को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना है? पहले मुझे ये बता दो, है कि नहीं? अगर हाथ नहीं लगाना है तो कब नहीं लगाना है, और अगर हाथ लगाना है तो कब लगाना है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। पे अटेंशन, पे अटेंशन। सायराज आ रहा हूं, सायराज, सायराज आ रहा हूं, डोंट टेक टेंशन, आ रहा हूं, डोंट टेक टेंशन। अब दूसरी चीज जो आपने समझनी है, ठीक है, दूसरी चीज जो आपने समझनी है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझो, ठीक है। नल पॉइंट जो होता है, जिसको आप नल पॉइंट बोलते हो, है ना, उसके ऊपर पीएचडी करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? पीएचडी करने की जरूरत है। नल पॉइंट जो चीज है, जिसको आप इतना नल पॉइंट चिल्ला रहे हो, ये नल पॉइंट बेसिकली है क्या? वीसी बराबर वीडी है ना? क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। कौन से पॉइंट का पोटेंशियल? कौन से पॉइंट का पोटेंशियल? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, ये दोनों पोटेंशियल बराबर है। इसी को नल पॉइंट बोलते हैं। तभी तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसी को नल पॉइंट बोलते हैं। हर कोई बंदा जानता है इस बात को। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि नल पॉइंट कैन बी चेंज्ड? आप नल पॉइंट की वैल्यू को या नल पॉइंट के स्पॉट को आप चेंज कर सकते हो। क्यों? कैसे? अगर नल पॉइंट वोल्टेज का बराबर होना है, अगर नल पॉइंट का वोल्टेज का बराबर होना है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को बढ़ाया या घटाया, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को बढ़ाया या घटाया, तो इससे जो इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को चेंज किया, तो मैं इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को भी चेंज करूंगा। और अगर मैं सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा, तो मैं सर्किट में बनने वाले वोल्टेजेस की वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो करंट बढ़ेगा और घटेगा, और अगर करंट बढ़ेगा और घटेगा, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ कहते हैं V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज का भी वैल्यू बदल सकता है। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदला, उससे करंट की वैल्यू बदलेगी, और अगर करंट की वैल्यू बदलेगी, तो हो सकता है कि नल पॉइंट आपको पहले यहां मिल रहा था, अब नल पॉइंट आपको हो सकता है यहां मिलेगा। नल पॉइंट की वैल्यू क्यों बदल रही है? क्योंकि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल के करंट को बदल रहे हो, और अगर करंट बदल रहा है तो नल पॉइंट भी बदलेगा।
अंडरस्टैंड करिए, बात को अंडरस्टैंड करिए। एक फिक्स रेजिस्टेंस पे एक फिक्स नल पॉइंट मिलेगा। अगर आप पिछली वाली कहानी देखते हैं तो पिछली वाली कहानी मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया था, मैंने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया, नल पॉइंट मुझे यहां मिल गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बट आई वुडेंट बी हैप्पी, आई वुडेंट बी हैप्पी if my null point is here, if my null point is at 80 centimeter, I wouldn't be happy. Then what will I do? I will change the value of this resistance box. मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को बदलूंगा, ठीक है, इस तरह से बदलूंगा कि मेरे सर्किट में करंट की वैल्यू बदले और वो डायरेक्टली मेरे वोल्टेज को इफेक्ट करे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल के सर्किट का करंट बदलेंगे और फिर हो सकता है जैसे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू बदल दी, हो सकता है यहां पे करंट फ्लो मिल जाए आपको, और फिर आपने यहां पे टच किया तो करंट फ्लो नहीं मिल रहा है, नल पॉइंट चेंज हो गया आपका। क्या समझ में आया? वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आर, दिस will change the value of current, this will also shift the null point on the wire। अच्छी तरह से वर्ड को समझिए, जो मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया है, शिफ्ट द नल पॉइंट। क्या वर्ड यूज किया है मैंने? शिफ्ट द नल पॉइंट। हो सकता है कि आपको स्कूल में टीचर ये पूछे सवाल, कैन यू शिफ्ट अ नल पॉइंट? शिफ्ट अ नल पॉइंट का मतलब क्या है? क्या आप नल पॉइंट की वैल्यू बदल सकते हो? आप बोलोगे हाँ, मैं नल पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूं। कोई सवाल पूछेगा नल पॉइंट कैसे शिफ्ट करोगे, आप बोलोगे ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, मैं इसकी वैल्यू को बदलूंगा। जब मैं इसकी वैल्यू को बदलूंगा तो करंट बदलेगा, और करंट बदलेगा तो नल पॉइंट शिफ्ट होएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस बॉक्स? कम ऑन एवरीबॉडी, आपको समझ में आ रहा है नल पॉइंट का इस्तेमाल कब करना है? हो सकता है आपको स्कूल और इसमें प्रैक्टिकल करना पड़े, और प्रैक्टिकल में आपने इस बात को ध्यान रखना है कि आपका नल पॉइंट 34 से लेकर 66 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर तुम रेजिस्टेंस बॉक्स को इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू चेंज करने का, और फिर वापस जॉकी से टच करने का, और तब तक चेंज करने का, तब तक टच करने का, जब तक 34 से 66 के बीच में नहीं आता। रेजिस्टेंस बॉक्स के पास रियोस्टैट होता है, आप उसको ऐसे ऐसे करके वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, सो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड माय डाउट ऑफ दिस, मतलब अपना सेकेंड डाउट भी क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड डाउट के ऊपर। हमारा थर्ड डाउट again is the resistance is used to change the value of the null point. Don't use that word, Jay Chavan. Use the word like this. ऐसा बोलिएगा। क्या? Resistance box is used to shift the null point. ऐसा बोलिएगा। क्या बोलेगा? Resistance box is used to shift the null point. null point का वैल्यू शिफ्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप शिफ्ट वर्ड यूज करेंगे, चेंज बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे आप, पर शिफ्ट बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लास्ट एंड फाइनल डाउट, आर एच क्यू लगाया है टू प्रोटेक्ट द सर्किट, और कोई काम नहीं है इसका। ये जो दिख रहा है आपको यहां पे बंदा, यू कैन सी दिस आर एच, ये आर एच एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करके रखता है। सर्किट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर कभी इस ईएमएफ से ज्यादा करंट बाहर आ गया तो हो सकता है कि ये वायर जल जाए, तो सर्किट में प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। तो रेजिस्टेंस ये वाला जो आपने लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया। इसका हमारे मेन सर्किट में कुछ काम नहीं है। हम लोग को मेन सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 लोगों से लेना देना है, बाकी हमें सर्किट में किसी से लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर?
लगा सकते हैं मोहित, लगा सकते हैं, बट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना। एक कॉपर की वायर होती है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस करंट को कम करता है, ऐसे प्रोटेक्ट करता है। यस, कोटिंग तो होगी ना, कोटिंग तो होगी, वरना आप बाहर से हाथ लगाओगे तो आपको करंट लगेगा ना। क्लियर है, डन है। और एक चीज बता देता हूं, unknown resistance can also be connected in right gap, ठीक है। if it touch the jockey at the point EG कौन सा पॉइंट है, 55 centimeter, and change the resistance box to point that 55 centimeter becomes null point. Do you think this is right? Just a doubt. What if we touch the jockey at a point, example 55, example 55 centimeter, I change the resistance box to a point that 55 centimeter point becomes the null point. Do you think it's right? How will you get again 55 centimeter as the null point, Tarun? If you are getting 55 centimeter as the null point and you change the resistance box ka value, then your null point will no longer be 55 centimeter. Your null point will change. Understood? दिव्या, आई टोल्ड यू, इस मेटल के फ्रेम के ऊपर एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक की या इंसुलेटर होता है, जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। सर कोटिंग होती है तो जॉकी को टच कैसे होता है? आपने आपका चार्जर देखा है? हैव यू सीन योर चार्जर? चार्जर की पिन देखी आपने किस तरह की होती है? जब आप उसको टच करते हो तो आपको चार्जर के ऊपर पकड़ने का एक जगह मिलता है, वैसा जॉकी रहता है, पकड़ने का जगह रहता है, उसमें एक पिन रहता है ऐसा टच करने का, ठीक है। संस्कार, ये दिस इज अ वे यू ड्रॉ रियोस्टैट, दिस इज अ वे यू ड्रॉ रियोस्टैट, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो आप करंट को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो आप करंट को कम करने के लिए, ठीक है। वायर पे कोटिंग नहीं होती, वायर पे कोटिंग नहीं होती, कोटिंग मेटल पे होती है। ये मेटल के प्लेट्स होते हैं ना, इन पे कोटिंग आप कर सकते हो इंसुलेटर की, ताकि कोई बच्चा अगर इसको हाथ लगाएगा तो फिर उसको करंट नहीं लगेगा। ये वायर तो आपको नेकेड ही मिलेंगी ना, दिस वायर्स विल फाइंड इट नेटिंग, तो इसको आप टच, यस, बहुत तरह की वायर्स हो सकती हैं। आप एक ऐसी वायर यूज करेंगे जो जिसका रेजिस्टिविटी में थोड़ा बहुत पंगा है, उतना हम लोग डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। रेजिस्टिविटी, वायर का रेजिस्टिविटी हो सकता है, ठीक है। चलिए, व्हाई नॉट सॉल्व अ न्यूमेरिकल, व्हाई नॉट सॉल्व अ न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके पहले थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये होगा मेरा 5th पॉइंट। अच्छी तरह से मेरी बात को समझना, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को समझना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। शायद आज न्यूमेरिकल ना हो पाए, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक और पॉइंट, सर व्हिटस्टोन के फॉर्मूले में, व्हिटस्टोन के फॉर्मूले में 4 रेजिस्टर्स थे, है ना, 4 रेजिस्टर थे, बट हमने मीटर ब्रिज में 2 रेजिस्टर एंड 2 लेंथ यूज किया है। I'll tell you what I want to say. This is how the formula of Wheatstone bridge looks like, and this is how the formula of meter bridge looks like. Here there are total 4 resistances. Here there are 2 resistances and 2 lengths. Lx is a length and Lr is a length. The doubt of the student is that, sir, can resistance be replaced by length? अगर आप नोटिस करोगे तो हमने क्या किया, यहां पे R3 by R4 एक्चुअली रेजिस्टेंस था, पर मैंने उसकी जगह पे यहां पे लेंथ लिख दिया। क्या ऐसा करना अलाउड है?
क्या कहीं पे कोई चीज लेंथ, कहीं पे कोई चीज रेजिस्टेंस है और आप किसी और फॉर्मूले में वही फॉर्मूले को लेंथ के फॉर्म में लिख रहे हो? ऐसा अलाउड है क्या? अलाउड है। अगर आप बचपन में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आई होप you must have heard about this thing, specific resistance denoted by rho. कितने लोग को ये बात याद आ रही है? Specific resistance denoted by rho. कितने लोग को ये बात याद आ रही है? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, you also call it as resistivity भी, 11th स्टैंडर्ड। याद आ रहा है किसी को? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। इसका अगर आपने डेरिवेशन देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे बोला जाता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आप इन दोनों को साथ में लिखते हो, L by A, R is rho L by A। अगर आपने फॉर्मूला बचपन में देखा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, अगर आपने ये फॉर्मूला देखा रहेगा तो, इफ यू हैव सीन दिस फॉर्मूला इन 11th स्टैंडर्ड, इस फॉर्मूले में बोला जाता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इधर से हम ये मान सकते हैं कि आप किसी भी फॉर्मूले में रेजिस्टेंस की जगह पे लेंथ का इस्तेमाल करना अलाउड है। इन द 5th पॉइंट माय डाउट वाज कि सर अगर व्हिटस्टोन के फॉर्मूले में 4 रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप जब मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लिखते हो तो आपने उसमें 2 रेजिस्टेंस लिखे हैं और 2 लेंथ लिखे हैं। देखा जाए तो आपने व्हिटस्टोन के फॉर्मूले के 2 रजिस्टर को यहां में लेंथ के हिसाब से रिप्लेस मारा है। क्या ऐसा किया जा सकता है? सर कैन अ रेजिस्टेंस बी रिप्लेस्ड बाय लेंथ? यस, यू कैन रिप्लेस अ रेजिस्टेंस बाय लेंथ, because in the 11th standard you have studied that resistance is directly proportional to the length. Yes Sairaj, the resistance की value measured by using Wheatstone and meter bridge will be same. तो क्या आपको समझ में आया? ऐसा करना वैलिड है, you can do this, there is no harm in this. Hi Anna, everybody understanding the 5th doubt? Everybody is remembering this thing? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? ऐसा कर सकते हैं आप, रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जो भी वायर का रेजिस्टेंस होगा, जो भी इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, किस वायर का रेजिस्टेंस होगा? इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसके लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? X by R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ LX की वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ LR की वायर, ऐसे भी लिख सकते थे। पर आपको पता चला कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस के बदले अगर आप डायरेक्टली लेंथ भी लिख रहे हैं तो भी ये दोनों चीजें एग्जैक्टली अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हो।